आज मैं आप लोगों के साथ न्यू चैप्टर स्टार्ट करूंगा। पार्टनरशिप का लास्ट चैप्टर है ये आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप की बुक का लास्ट चैप्टर होता है ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म वर्सेस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, दोनों में फर्क है। देखिए, अब तक हम लोगों ने आपके साथ जब डिस्कस किया, पार्टनरशिप को हमने स्टार्ट किया था पार्टनरशिप की इंट्रोडक्शन से। पार्टनरशिप की इंट्रोडक्शन के बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई पार्टनरशिप में अगर गुडविल की एडजस्टमेंट कैसे होती है या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे होता है। उसके बाद हमने देखा था कि क्या होगा अगर कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो क्या होगा, अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो क्या ट्रीटमेंट्स होंगी। फिर हमने डेथ देखा और लास्ट में हम लोग देखेंगे जहां पर हम लोग अपना बिजनेस बंद कर देंगे। अगर हमारा बिजनेस शट डाउन हो रहा है, हम बिजनेस बंद कर रहे हैं, उसको कहा जाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इन दोनों में एक बेसिक फर्क है। अगर सिर्फ पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो रहा है तो पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन से मेरा मतलब है कि अभी जो हमारा पार्टनरशिप का रिलेशनशिप है, ए बी सी आर पार्टनर्स, तो यहाँ पे ए बी सी के बीच में एक पार्टनरशिप है। अगर वो अपने आपस में रेशियो चेंज करते हैं तो हम कह सकते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। कोई एक पार्टनर रिटायर होता है तो हम कह सकते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। कोई एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो हम कह सकते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसी तरीके से अगर किसी की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है तो हम कह सकते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इट मींस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बिजनेस जो है पार्टनरशिप फर्म का, बिजनेस विल कंटिन्यू। बिजनेस बंद नहीं होता, सिर्फ पार्टनरशिप के आपस में रिलेशन चेंज हो जाते हैं। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में जो आपका बिजनेस है ना, वो बिजनेस विल डिसकंटिन्यू, बिजनेस बंद हो जाता है। यानी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब हो गया बिजनेस का ही बंद हो जाना। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब हो गया कि पार्टनरशिप आपस में जो रिलेशन थी उनमें चेंजेस आए हैं, लेकिन वहां बिजनेस बंद नहीं हुआ। हमारा जो चैप्टर है वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कोई चैप्टर नहीं है, वो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन पीएसआर, वो सब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में थे। इसके अलावा जब पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है तो आपके जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज होते हैं विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन बैलेंस शीट। वो आपका पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हुआ ना, तो उस केस में भी आपके जो एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं वो बैलेंस शीट में ज्यों के त्यों चलते रहेंगे, एज इट इज चलते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि आपका बिजनेस बंद हो रहा है, अब आपको उन एसेट्स की जरूरत नहीं है, तो एसेट्स विल बी सोल्ड एंड लाइबिलिटीज विल बी पेड। तो आपके जितने एसेट्स होंगे उन सबको आप सोल्ड करोगे और आपकी जितनी लाइबिलिटीज होंगी उन सबको आप पे ऑफ करोगे। ये बेसिक फर्क होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में। अब मैंने आपको बताया हमारा जो टॉपिक है वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है। यानी जब हम लोग अपने बिजनेस को बंद कर रहे हैं तो प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को मैं डिसोल्यूशन ऑफ बिजनेस भी बोल सकता हूं कि मैं अपना जो बिजनेस है उसको डिसॉल्व कर रहा हूं, उसको बंद कर रहा हूं, तो प्रोसेस क्या होगा। इसके प्रोसेस में सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं कि भाई हमारे पास जितने एसेट्स हैं उनको मोटा मोटा सोल्ड कर दिया जाएगा। दूसरा, जितनी भी हमारे बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटीज हैं उन लाइबिलिटीज को पे किया जाएगा। थर्ड, जब आप ये एसेट सोल्ड करोगे, लाइबिलिटी पे करोगे, तो उसमें आपका प्रॉफिट होगा या फिर
लॉस होगा, ये जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा फोर्थ पॉइंट में वो आप ट्रांसफर कर दोगे किस में, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करोगे, पार्टनर्स कैपिटल फाइनल बैलेंसेस विल बी पेड ऑफ। जो भी उनके फाइनल बैलेंसेस बचते हैं, जिसकी कैपिटल हो सकता है किसी का क्रेडिट होगा तो हम उसे पे करेंगे, हो सकता है किसी का डेबिट होगा तो हम उससे मांगेंगे। तो कुछ इस तरीके से बेसिक लेमन भाषा में अगर मैं बात करूँ, कॉमन मैन की भाषा में बात करूँ, तो कुछ इस तरीके से हमारा जो डिसोल्यूशन है उसका प्रोसेस कंप्लीट होता है कि एसेट्स को सोल्ड करो, वहाँ से पैसा आया, कुछ पैसा और पड़ा था, उनकी मदद से आपने लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ किया, लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के बाद आपका इस पूरे के पूरे प्रोसेस में एसेट्स को बेचकर लाइबिलिटी को पे ऑफ करना, इस पूरे प्रोसेस में आपको फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी। फ़ायदा होगा तो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, या न्यू पार्टनर का तो सवाल ही नहीं है। और अगर लॉस होता है तो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट हो जाएगा, वही सेम ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। बाकी सब कुछ भी एडजस्ट करने के बाद, एक एक एंट्री एडजस्ट करने के बाद, पार्टनर्स कैपिटल का जो भी बैलेंस बचेगा उस बैलेंस को हम लोग पार्टनर्स को पे करेंगे, जिसके लिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर, या मैं ऐसे करता हूं, इसको सिक्स्थ पॉइंट हटा देता हूं, एक पॉइंट बना लेता हूं, प्रिपेयर फॉलोइंग अकाउंट्स। कौन कौन से अकाउंट्स हैं जो प्रिपेयर होंगे? सबसे पहले इसमें एक अकाउंट बनता है बच्चे, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट बेसिकली बनाया जाता है क्यों? एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की सेटलमेंट के लिए। एसेट्स को पे ऑफ करके दिखाना रियलाइजेशन में, रियलाइजेशन का मतलब ही वो है कि आपके एसेट्स कैसे रियलाइज हो रहे हैं और लाइबिलिटीज कैसे पे हो रही है। ये नया अकाउंट है जो आपको इस चैप्टर में सीखना है। इसके अलावा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये वैसे ही बनेगा जैसे आप पहले बनाते थे, बस इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, लास्ट में आप जो बैलेंस शीट कैलकुलेट करते थे, अब वो बैलेंस शीट कैलकुलेट नहीं होगा। उस बैलेंस शीट की जगह आप क्या कैलकुलेट होगा? उस बैलेंस शीट की जगह आप जो अमाउंट आएगा वो पे होगा। उस बैलेंस शीट की जगह आपका अमाउंट आएगा वो पे होगा, पे द फाइनल बैलेंस। भाई बैलेंस शीट आप लोग तब लिखते हो, बैलेंस शीट आप लोग तब लिखते हो जब आपको वो बैलेंस नेक्स्ट ईयर में कैरी करना होता है। यहाँ पे तो नेक्स्ट सर ईयर एक कुछ बार है नहीं, स्कोर का क्योंकि फिफ्थ पॉइंट में आपके क्या लिखा पास बता दो। लास्ट में आप फाइनल बैलेंस को पे करेंगे लास्ट। अब सी पे हम लोग बनाएंगे कैश या बैंक अकाउंट, दोनों भी बन सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपके पास होता है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं इसको, डिसोल्यूशन का प्रोसेस क्या है। फर्स्ट पॉइंट में एसेट सोल्ड होंगे, सेकंड पॉइंट में लाइबिलिटीज पे होंगी, एसेट सोल्ड करके लाइबिलिटी पे करके थर्ड पॉइंट में जो प्रॉफिट आएगा जो लॉस आएगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फोर्थ पॉइंट में ट्रांसफर हो जाएगा। फायदा होगा तो क्रेडिट, लॉस होगा तो डेबिट। फिफ्थ पॉइंट में मैंने आपको बताया कि जो भी फाइनल बैलेंस आएगा कैपिटल अकाउंट का वो पे ऑफ हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि कौन कौन से अकाउंट आप इसमें बनाओगे, तो मैंने आपको बताया रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट। अब मैं आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा इसमें, जिसमें कि मैं आपको ये फाइनल अकाउंट जो भी इसके हैं वो बनाना सिखाऊंगा। और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इसकी थ्योरी है वो हम बाद में देख लेंगे। ए बी सी डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म, क्वेश्चन नंबर 1 है। ए बी सी पार्टनर हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि वो फर्म को डिसॉल्व करेंगे। पोजीशन 31 मार्च 2000 की आपके सामने है। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, ए का लोन आ रहा है लाइबिलिटी साइड, इसका मतलब क्या हुआ कि ए ने लोन दिया हुआ है फर्म को, फर्म ने लोन लिया है।
कैपिटल दी हुई है तीनों की। एसेट्स में फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बीआर एंड कैश। दे शेयर दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ दिस। ₹200 ऑफ द डेटर प्रूव्ड बैड। 200 रुपए के डेटर जो है ना वो बैड हो गए, यानी उनसे अब पैसा नहीं मिलेगा। आपके टोटल डेटर 2400 के थे, उसमें से 200 के बैड हो गए। अच्छी बात यह है क्योंकि हमें ना यहाँ पर फायदा नुकसान नहीं देखना, हमें यहाँ पर सिर्फ फाइनल सेटलमेंट देखनी है कि आपको कितना पैसा मिलेगा। अब जैसे डेटर है 2400 के, तो आपको ये नहीं देखना कि 200 रुपए का नुकसान हो गया, नहीं, हमें ये देखना है कि 200 रुपए हटाने के बाद हमें कितना रिसीव होगा, 2200 हमें रिसीव होगा। द बिल रिसीवेबल वर पेड इन फुल। पूरा बिल रिसीवेबल फुल होगा, पे हुआ फुल में, यानी आपको पूरा पैसा मिला। स्टॉक इतना रियलाइज हुआ। फर्नीचर इज टेकन ओवर बाय बी। आपका जो भी डाउट होगा क्वेश्चन खत्म होने के बाद मैं लूंगा। फर्नीचर इज टेकन ओवर बाय बी एट बुक वैल्यू एंड द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन इज ₹200। डन है जी। एक एक करके इसको हम समझते हैं और ध्यान से बिल्कुल करते हैं। आंसर नंबर 1, सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा रियलाइजेशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर। चैप्टर 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, लेजर भी पूछ लेता है और जर्नल एंट्रीज भी पूछता है, बट इस बार क्योंकि डेथ के चैप्टर में जर्नल एंट्रीज आएंगी ही आएंगी, तो चांसेस कम है कि इस चैप्टर से जर्नल एंट्री आए, चांसेस ज्यादा यही है कि इस चैप्टर से आपके फाइनल अकाउंट्स आए। रियलाइजेशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, अब रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करना है आपको, सबसे पहले जितने भी आपके एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, बल्कि मैं काम करता हूं, मैं तीनों अकाउंट बना लेता हूं। रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर है हमारे पास ABC, पर्टिकुलर ABC, पर्टिकुलर ABC, कैश अकाउंट बनाएंगे या बैंक अकाउंट बनाएंगे, उसके लिए आप एक बार क्वेश्चन में जरूर नजर मार लेना कि आपको क्या गिवन है, कैश या बैंक। जैसे कैश गिवन है तो मैं सब कुछ अब कैश में करूंगा। पर्टिकुलर्स ABC, सॉरी, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब सबसे पहले क्वेश्चन की बैलेंस शीट उठाओ। मैं एसेट से स्टार्ट करता हूं, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बीआर, सबको आप ट्रांसफर कर दोगे रियलाइजेशन अकाउंट में। फर्नीचर, स्टॉक, मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा उसके बाद मैं डाउट लूंगा। स्टॉक, डेटर, बीआर, जितने मेरे एसेट्स हैं सबको आप बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करा जाएगा, क्योंकि हमें अपने एसेट्स को खत्म करना है, बैलेंस शीट को खत्म करना है। जो जो इनकी बुक वैल्यू है 15, 1750, 2400, बुक वैल्यू 300। कैश यहां पर नहीं आएगा क्योंकि कैश का अपना घर है, कैश वहां पर जाएगा। बैलेंस BD ₹100, कैश का अपना घर था तो कैश उसमें गया ₹100। ये आपके एसेट साइड थे, जितने भी आपके एसेट्स थे वो सब यहाँ ट्रांसफर हो गए। कैश ट्रांसफर नहीं हुआ क्योंकि कैश का अपना घर है। कुछ इसी तरीके से मैं लायबिलिटीज पे आऊंगा। क्रेडिटर 2750, क्रेडिटर्स 2750,
ए का लोन पार्टनर का लोन है, जो ए का लोन है वो पार्टनर का लोन है, वो पार्टनर्स में नहीं आएगा, यानी वो रियलाइजेशन में नहीं आएगा, उसको अभी आप छोड़ देंगे। कैपिटल अकाउंट दी हुई है ए बी सी की, उनके अपने घर हैं, वहां पे आप उसको ट्रांसफर करेंगे जैसे आप करते थे। बैलेंस बीडी 1550। तो मैंने क्या किया है, मैंने बैलेंस शीट को ठिकाने लगाया है, और जो पार्टनर का लोन है उसका अलग अकाउंट आप बनाएंगे, एज लोन अकाउंट। सिर्फ पार्टनर का लोन, अगर पार्टनर के अलावा किसी और का लोन होता तो वो रियलाइजेशन में जाता, जस्ट लाइक एनी अदर लाइबिलिटी। लेकिन क्योंकि पार्टनर का लोन एक आउटसाइडर लाइबिलिटी आप नहीं कह सकते। देखिए, जब भी डिसोल्यूशन होता है ना, डिसोल्यूशन टाइम पर एक पेमेंट की प्रेफरेंस होती है। हालांकि ये अभी कोर्स आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। पेमेंट प्रेफरेंस कि सबसे पहले पेमेंट किसको की जाएगी, सबसे पहले पेमेंट की जाएगी आउटसाइड लाइबिलिटी को, जो बाहर के लोग हैं। उसके बाद पेमेंट पार्टनर को की जाएगी, लेकिन पार्टनर की कैपिटल की नहीं, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया हुआ है तो उसकी। फिर जो पैसा बचेगा उससे पार्टनर की कैपिटल पे की जाएगी। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आपके कोर्स का पार्ट नहीं है पेमेंट प्रेफरेंस। दूसरी चीज, आपके कोर्स में ये भी टेंशन नहीं है कि अगर पैसा कम रह गया, पेमेंट नहीं हो पाई पार्टनर की, तो क्या होगा, आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। फिर भी मैंने आपको बताया जितनी आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं, इसीलिए वो सब रियलाइजेशन में ट्रांसफर होंगी, क्योंकि सबसे पहले उनको पे किया जाता है। पार्टनर का लोन अलग चलता है। ना तो आप पार्टनर के लोन को आउटसाइड लाइबिलिटी कह सकते हो, ना ही आप पार्टनर के लोन को इनसाइड लाइबिलिटी कह सकते हो। वो बीच का है, वो अलग है। तो इसीलिए उसको हमने अलग बनाया। और यहां पर मैंने लिखा बैलेंस बीडी, जो भी हमने ए से लोन लिया हुआ था 300। अभी तक आप ध्यान दोगे तो मैंने कोई एडजस्टमेंट पे ध्यान नहीं दिया है, मैंने इन पे अभी ध्यान ही नहीं दिया था। मैंने अभी उठाकर सिर्फ बैलेंस शीट में जितने एसेट जितनी लाइबिलिटीज, वो सब मैंने ट्रांसफर कर दिया अपने फाइनल अकाउंट्स में। ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश ऑब्लिक बैंक, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एनी अदर miscellaneous expense, all assets will be transferred to debit side of realization account। अगर आप मुझसे एंट्री पूछोगे तो एंट्री कुछ इस तरीके से हुई होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। इसके अलावा all liabilities except all liabilities except reserves, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, हालांकि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व एक ही बात हो गई। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस, ऑल लाइबिलिटीज विल बी ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। ऑल लाइबिलिटीज एक्सेप्ट रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, एक और भी आएगा, एक रह गया हमारा, पार्टनर्स लोन विल बी ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। एंट्री आप मेरे से पूछोगे तो लाइबिलिटी खत्म हो रही है, तो लाइबिलिटी डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो इन्हीं पॉइंट्स को फॉलो करते हुए मैंने अपने सारे एसेट सारी लाइबिलिटीज को यहाँ पे ट्रांसफर किया, और इस तरीके से एक डैश डाल दिया कि हाँ जी मेरी एसेट और लाइबिलिटी ट्रांसफर हो गई। डन। अब आपको अगले स्टेप में क्या करना है,
आपको अगले स्टेप में मैं यही आपके साथ डिस्कस करता जा रहा हूं। अगले स्टेप में आप मान के चलो मैं एसेट्स को सेटल कराता हूं। एसेट्स सेटलमेंट। एसेट्स की सेटलमेंट अलग अलग तरीके से हो सकती है। सबसे पहला, इफ एसेट्स सोल्ड इन कैश। कैश का मतलब बैंक भी होता है, तो मैं अलग से बैंक नहीं लिखूंगा। अगर एसेट्स कैश में सोल्ड हुए, सर एंट्री क्या होनी चाहिए थी? कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। लेकिन क्योंकि हम एसेट को पहले ही खत्म कर चुके हैं क्रेडिट करके, और एसेट की जगह हमने किसको दे दी है? हमने रियलाइजेशन को दे दी है। तो इसीलिए हम इन प्लेस ऑफ एसेट क्या लिखेंगे अब? रियलाइजेशन अकाउंट। ये आपके एसेट सोल्ड हुए कैश में, फायदा हुआ नुकसान हुआ, मैंने बोला वो कंसीडर करना ही नहीं है। ये तो हो गया अगर एसेट्स कैश में सोल्ड हुए। सेकंड, इफ एसेट इज टेकन ओवर बाय एनी पार्टनर। ये भी तो हो सकता है कि कोई पार्टनर किसी एसेट को ले जाए, तो उस केस में आप क्या करोगे? आप इंस्टेड ऑफ कैश पार्टनर की कैपिटल को कम करोगे। पार्टनर अगर किसी एसेट को उठा के लेके जाएगा तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी नहीं, कम होगी। ये मैंने पहले भी कई बार डिस्कस किया हुआ है अपने लेक्चर्स में कि भाई अगर आपको आपके किसी पार्टनर, आप फर्म हो, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, आपको आपके किसी पार्टनर को पे करना है, उसकी कैपिटल का बैलेंस 1 लाख, और वो आपकी फर्म में से 20,000 के एसेट्स उठा के ले जाए, तो अब आपको उसे 80 तो पे करना है ना, 20 के तो वो एसेट ले गया। तो जब भी कोई पार्टनर एसेट को लेकर जाता है तो उससे उसकी कैपिटल कम हो जाती है। टू एसेट आएगा, लेकिन एसेट की जगह अब क्या लिखूंगा मैं? अब मैं लिखूंगा रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट्स नहीं आएगा, एसेट्स की जगह रियलाइजेशन ने ले ली। सी, इफ एसेट इज टेकन ओवर बाय एनी लाइबिलिटी। देखिए जी, हमारे पास कुछ फर्नीचर पड़ा था 50,000 का, हमारी एक लाइबिलिटी है क्रेडिटर, या कोई लोन हो गया, बैंक से हमने कोई लोन लिया हुआ है, वो कहते हैं हमारा पैसा। हमने कहा जी अभी तो नहीं है, लाइन में लग जाओ। कहता लाइन में नहीं लगेंगे, हम आपका फर्नीचर उठाकर ले जाएंगे और इस फर्नीचर को बेच के हम रिकवर करेंगे अपना पैसा। हमने बोला ठीक है भाई ले जाओ। अगर हमारी कोई लायबिलिटी हमारे किसी एसेट को लेके जाती है तो उसमें बहुत दिलचस्प है कि नो एंट्री विल बी पास्ड। कोई एंट्री पास नहीं होती। रीजन बीइंग कि ना तो कोई पैसा आया ना कोई पैसा गया। रियलाइजेशन अकाउंट हमेशा जो आप बनाते हो, रियलाइजेशन अकाउंट हमेशा जो आप बनाते हो वो बनाते हो कैश बेसिस पर। ये बनता है ऑन कैश बेसिस। कैश बेसिस का मतलब पैसा आएगा तो डेबिट, पैसा जाएगा तो क्रेडिट। लेकिन अगर आपके किसी एसेट को कोई लायबिलिटी उठाकर ले जाए तो ना तो पैसा आया और ना ही पैसा गया, तो कोई एंट्री पास नहीं होगी। अब इतना कराने के बाद मैं आपके साथ पहले क्वेश्चन के एसेट्स को डिस्कस करूंगा। सर नरेशंस क्या थी उसकी? हाँ जी, तो एसेट्स के लिए अगर मैं देखूं तो आपको सबसे पहले बोला गया कि 200 का बैड डेप्ट हो गया। तो जो 200 का बैड डेप्ट हो गया हमें उसे कंसीडर नहीं करना। मैं यहां पर लिखूंगा सीधा बाय कैश, और जो मिलेगा टोटल 2400 का था, उसमें से 200 का बैड डेप्ट हो गया, तो कितने का मिला? 2200 का, वो मैं यहां लिखूंगा। फिर मैं देखूंगा तो कहेगा कि बिल रिसीवेबल जो है वो पूरा रिसीव हुआ, पूरा पे किया जिसको पे करना था 300 का, तो हमें पूरा मिल गया है BR, पूरा कैश आ गया 300। अब आप देख रहे हो क्या एंट्री बन रही है यहाँ पे? कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है टू रियलाइजेशन। यही एंट्री थी जो मैंने यहाँ बताई थी आपको कि जब भी आपका एसेट सोल्ड होगा, तो फर्म के पास पैसा आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट होता, लेकिन एसेट है नहीं क्योंकि एसेट को पहले ही हम किस में कन्वर्ट कर चुके हैं? रियलाइजेशन में, एसेट को खत्म करके। तो इसीलिए एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन अकाउंट में क्या आ गया? बाय कैश। जब भी पैसा आएगा आपका क्रेडिट में आ जाएगा बाय कैश। आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखिएगा। स्टॉक आपको रियलाइज हुआ सिर्फ 1700 में, तो आप यहां लिखेंगे स्टॉक 1700 में। अगर आप ध्यान दोगे तो मैं यहां पर प्रॉफिट या लॉस नहीं देख रहा हूं,
मैं ये नहीं कह रहा कि डेटर 24 के थे, अब 2200 रिकवर हुआ तो 200 का लॉस दिखाओ, नहीं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आ रहा है। आपने डेबिट किया 24 को, आप क्रेडिट कर रहे हो 2200 को, तो इट मीन्स आप 200 तो डेबिट में छोड़ ही रहे हो, और डेबिट का मतलब नुकसान होता है, खर्चा होता है। ऐसे ही अगर स्टॉक 1750 था और आप सिर्फ 1700 क्रेडिट कर रहे हो, तो आपने 50 का बैलेंस तो डेबिट में छोड़ दिया, तो वही बैलेंस है जो बाद में इकट्ठे होके आपको प्रॉफिट या लॉस निकाल कर देते हैं। आगे देखेंगे धीरे धीरे। बिल रिसीवेबल के बाद कहता है फर्नीचर इज टेकन ओवर बाय बी। अगर फर्नीचर को बी ले गया है तो आप यहां पे लिखेंगे बाय बीज कैपिटल अकाउंट। फर्नीचर है 50 के फर्नीचर को बी ले गया है, बुक वैल्यू पे ले गया। अब आप ये जरूर देख लेना क्या सारे एसेट्स हो गए हैं। फर्नीचर हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, बीआर हो गया। आप इनका टोटल करो 202 4200, ये आपके एसेट्स हो गए। क्या क्वेश्चन ने लायबिलिटी के लिए कुछ बोला है? नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप बिजनेस बंद कर दोगे और आपकी जो लायबिलिटीज है उनको पे ऑफ नहीं करोगे, तो लायबिलिटीज को पे ऑफ किया जाएगा। अगर किसी लायबिलिटी के बारे में कोई जिक्र नहीं है तो आप ये एज्यूम करोगे कि आपने वो लायबिलिटी पे ऑफ की है टू कैश क्रेडिटर। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई लायबिलिटी के बारे में क्वेश्चन में उसकी सेटलमेंट के बारे में कोई जिक्र नहीं है तो आप ये एज्यूम करोगे कि वो लायबिलिटी आपने पे ऑफ की है एट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब जो वैल्यू बैलेंस शीट में नजर आ रही थी। डन। फाइनली आपको एक पॉइंट और है कि खर्चा हुआ है, रियलाइजेशन का एक्सपेंस हुआ है 200। अब यहां शो करोगे टू कैश एक्सपेंस 200। अच्छा, आपने ध्यान दिया कि ये कैश है, आपने ध्यान दिया ये कैश है और ये दोनों भी कैश है, तो इनका डबल इफेक्ट भी होना चाहिए कैश अकाउंट में। तो ये जो कैश है ये आ रहा है, तो ये कैश अकाउंट में आप इसको शो करोगे टू रियलाइजेशन 4200। और जो क्रेडिटर की पेमेंट हुई थी उसको आप शो करोगे बाय रियलाइजेशन 2750। इसमें जो मेन होता है ना वो रियलाइजेशन अकाउंट होता है, क्योंकि बाकी जहां पर भी एडजस्टमेंट जाती हैं वो इसी से जाती हैं। ये कैश की थी तो कैश में चली गई, कैश में आपने एक्सपेंस भी किया है 200 का, तो बाय रियलाइजेशन 200। और ऐसे ही बी ने कुछ एसेट्स को टेक ओवर किया था जिससे कि बी की कैपिटल कम हो जाएगी, टू रियलाइजेशन 50 रुपीज। इस तरीके से डबल इफेक्ट किया जाता है, पहले रियलाइजेशन में डाल लो फिर जो अकाउंट्स हैं उनमें डाल लो। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको इसके साथ बैलेंस करके दिखाऊंगा। आप एक नजर में ये जरूर चेक कर लेना कि डेबिट साइड ज्यादा लग रही है या क्रेडिट साइड। अगर मैं देखूं तो मुझे डेबिट साइड ज्यादा लग रही है। 50 प्लस 1750 प्लस 2400 प्लस 300 प्लस 2750 प्लस 200 7450 डेबिट। इसमें से माइनस करो 2750 माइनस 4200 माइनस 50, 450 का आपका नेट लॉस आया है बाय लॉस। अभी मैं आपके साथ एंड में बताऊंगा कि ये लॉस कैसे हमने कैलकुलेट किया बाय लॉस। और ये लॉस अब आप चार्ज कर दोगे तीनों में, एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल। रेशियो है 532 532 इंटू 290 इंटू 3 135 3 इंटू 5 225। ये लॉस आप चार्ज करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू रियलाइजेशन 225 135 90। और अब आप फाइनल बैलेंस निकालोगे जो आपको पार्टनर्स को देना है या उनसे लेना है। जैसे अगर मैं ए की बात करूं तो 1000 उसकी कैपिटल थी, 225 का लॉस उठाएगा, 775 फर्म उसे देगी टू कैश अकाउंट
बैलेंसिंग फिगर 500 माइनस 50 माइनस 135 315। लेकिन सी से हमें पैसा लेना है, उसकी कैपिटल का बैलेंस सिर्फ 50 था और उसका लॉस आया 40। बाय कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। अब दो को जिन्हें हमें देना है 775 एंड 315, तो वो हमारा कैश जा रहा है क्योंकि हमें देना है। तो बाय एस कैपिटल 775 बाय बीस कैपिटल 315 और सी से लेना है टू सीज कैपिटल 40। अब आप इसे करेंगे तो आपका ये मैच हो जाना चाहिए कैश अकाउंट। अगर ये मैच नहीं होता तो इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ गलत किया है या मैंने कुछ गलत किया है। अगर मेरा मैच नहीं होता है तो 4340 2750 200 माइनस 775 माइनस 315। देखिए 300 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये 300 रुपए का डिफरेंस क्या है। अगर आ रहा है तो 300 का जो आपका डिफरेंस है वो लोन का है। लोन की अभी हमने एडजस्टमेंट नहीं करी है, तो लोन के लिए कुछ भी नहीं बोला, तो हम एज्यूम करेंगे कि लोन जो है वो हमने पे कर दिया है कैश में। टू कैश 300 बैलेंसिंग फिगर 300 आप यहाँ पे करेंगे उसको बाय एज लोन, और इस तरीके से आपका ये मैच होगा। इसमें एक पॉइंट कि ये लॉस कैसे आया 450 का। अगर मैं आपको नेट करके दिखाऊं तो आप मेरे साथ साथ चलना। जैसे फर्नीचर था 50 का था, आपने 50 में ही दे दिया, कोई लॉस नहीं। स्टॉक 1750 का था लेकिन 1700 में गया तो 50 का लॉस तो यहाँ हुआ था। डेटर 2400 का था, 2200 मिले तो 200 का लॉस यहाँ हुआ था। बीआर पूरा रिसीव हो गया, उसमें लॉस नहीं हुआ। क्रेडिटर जितना था उतना पे हुआ, उसमें लॉस नहीं हुआ। 200 का लॉस आपका खर्चा हुआ, वो हुआ। इस तरीके से 450 का लॉस निकल कर आया था। तो बेसिकली मैंने आपको यही चीज शुरू में बताई कि हम लॉस और प्रॉफिट नहीं देखेंगे, वो ऑटोमेटिकली निकल कर आ जाएगा।